तो इसको कंटिन्यू करते हैं। तो कोर क्लेम क्या है पैंडेमिक एग्रीमेंट में? इमरजेंसी के समय में अवेलेबिलिटी होना चाहिए मेडिकल प्रोडक्ट का, लॉन्ग टर्म, सस्टेनेबल, शॉर्ट टर्म भी। जहां जहां लैब्स है, बायो लैब 4, उसके पास डेटाबेस होना चाहिए, WHO के पास। उससे पैथोजन कहाँ पर क्या रिसर्च चल रहा है, उसको दैट विल बी वेरी इन ट्रांसपेरेंट एरिया। जो वुहान में जो बायो लैब सेफ्टी 4 लैब था, उसमें क्या चल रहा था किसी को पता नहीं था। तो वो एक हो सकता है। तो एक ब्लूप्रिंट पर रहेगा ओवरऑल जो रेजिलिएंट ग्लोबल हेल्थ सिस्टम, इस पे हम लोग काम कर सकते हैं। अननेचुरल डिजास्टर, केरला मस्ट रिस्टोर डेनूडेड फ्लोरा एंड fauna and rehabilitate people in vulnerable area. Landslide के कारण 200 people have died. चिलाया रिवर, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन के कारण इट हैज इम्पैक्टेड द लोकल सॉइल एंड soil stability as well as the direction of the river. Geographical peculiarity of landslide prone region पहले से था evident for years. Even on land risk management map वो भी था, लेकिन ये दोनों का रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है लोकल पीपल का, बॉडी का एंड अदर स्टेट का, कि वहां पर नहीं कंस्ट्रक्ट करा है। जहाँ लैंडस्लाइड रिस्क मैप ऑलरेडी वहां पर दिया हुआ। लैंडस्लाइड वेरी कॉमन इकोलॉजिकल फ्रेजाइल एरिया, सॉइल के कारण भी होता है। क्वेरिंग करते हैं जब, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करते हैं, मोनोक्रॉपिंग करते हैं, तो जो सॉइल है इट बिकम वेरी लूज, बाइंडिंग मटेरियल कम हो जाता है, इसी कारण स्टार्टिंग में लैंडस्लिप होता है, फिर लैंडस्लाइड होता है। तो मैपिंग करना एक सिर्फ मैप करके छोड़ दिया, लेकिन मैप के बाद आपको पता है कि वहां पर लैंडस्लाइड है, तो आप वहां पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए आप नो गो जोन बात कर सकते हैं। या वहां पर अगर टूरिज्म भी अगर बात हो पा रहा है, तो रादर देन फोकसिंग ऑन कंक्रीट, उसमें हम लोग एक पिकनिक स्पॉट टाइप बना सकते हैं कि टूरिज्म भी हो रहा है लेकिन वापस भी आ रहा है, रादर देन वहां पर रहने जा रहे हैं और एक तरह से पूरा डेवलपमेंट हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीड्स कल्चर पॉलिसी नॉट जस्ट रेगुलेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर सिक्योर किया जाए, ट्रस्ट वर्दी बनाया जाए, तो उसके लिए हाई क्वालिटी डेटा चाहिए एज पब्लिक गुड। कौन कौन से डेटा अवेलेबल होंगे उनके लिए, वो एक चैलेंज है। हर कंट्री का अपना डेटा प्रोटेक्शन लॉज है, और कुछ एक नॉन पर्सनल डेटा होता है, एक पर्सनल डेटा होता है, कौन से अवेलेबल कराना चाहिए। तो सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट में, एम्प्लॉयमेंट के एस्पेक्ट में देखना नहीं चाहिए, उसको कल्चर एस्पेक्ट देखना चाहिए। क्योंकि आने वाले समय में विकीपीडिया का लोग कम यूज करेंगे, चैट जीपीटी को ज़्यादा यूज करेंगे, और बाकी लामा हो गया, बाकी सब चीज़ फॉर सर्चिंग ऑन पर्टिकुलर इशू। और जब पर्टिकुलर इशू पर सर्च करेंगे तो देयर कैन बी अ बायस इन अप्रोच, दैट इज वाई फीडबैक लूप एम्पलीफाई बायस और डीपली डाइवर्सिटी। That is why there need to be a certain kind of ethical practice, ethical regulation, not just सिर्फ और सिर्फ साइबर रेगुलेशन, एथिकल रेगुलेशन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इसमें दिया हुआ है कि जो भी रिपोजिटरी, पब्लिक रिपोर्ट, ओरल ट्रेडिशन हो गया, आर्काइवल और डॉक्यूमेंट हो गया, ये सब इंक्लूडेड नहीं है इसके अंदर में। ये सब वही इंक्लूड है जो कोई कमेंटेटर, स्कॉलर, इवन न्यूज पेपर में लिखा हुआ है उसके बारे में, वही आ सकता है चैट जीपीटी में। लेकिन बाकी जो डिपॉजिटरी है वो है नहीं इसमें। दैट इज वाई वी नीड सर्टेन काइंड ऑफ आर्काइव, बिग आर्काइव। जो बात भी हो रहा है, जो नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया है,
They are running 365 days 24/7 to digitize thousands, thousands नहीं, I think crore है of pages of manuscript and inscription and even database only. जब वो हो जाएगा उसके बाद हो सकता है कि इसको फीड कर सकते हैं एक भारत एआई या भारत चैट जीपीटी बना सकते हैं जिसमें एट द टिप आपको फर्स्ट प्रिंसिपल के हिसाब से मिल जाए इंफॉर्मेशन। और एआई रेगुलेशन में हमने कुछ दिन पहले कवर भी किया था कि यूरोपियन यूनियन हैज कम अप विद एआई एक्ट, तो उसमें क्लियरली उन्होंने डिस्टिंक्शन किया है कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे एआई का एप्लीकेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जो अगेन हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, एंड देन डिफेंस सेक्टर है, न्यूक्लियर एनर्जी है, तो यहाँ पे भी हमें क्लैरिटी होना इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो इसमें जब भी हम लोग बात करते हैं रिगार्डिंग एआई, हमेशा सबको ये बात करता है कि एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा, जनरेशन कम होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कम होगा, आईपीआर का इशू होगा। लेकिन कोई भी कल्चर, टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट, उसके अलावा फिर प्रिजर्विंग हिस्ट्री, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ नॉलेज, इस पर बात नहीं कर रहे। कैसे जो नॉलेज आज हम लोग को कोई लेटर बाई पंडित जवाहर नेहरू चाहिए तो नहीं मिलता ऑनलाइन, उसे के लिए मेरे को नेशनल आर्काइव भी जाना पड़ेगा। अगर वो सब अवेलेबल ऑनलाइन होगा तो उसे हर जनता जाकर देख सकती है कि असलियत क्या है हर एस्पेक्ट का, चाहे वो 1962 वॉर का हो, चाहे 85 के समय का हो। तो वो तो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आता है कि आप फ्री फ्लो ऑफ डेटा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, तभी एआई का अच्छे से रोल कर सकते हैं, डेमोक्रेटाइज। तो एआई में ये बोल सकते हैं हम कि मतलब बॉटम लाइन इज कि एआई विल नॉट रिप्लेस द जॉब्स, इट विल इवॉल्व देम। जो एक प्रॉब्लम हम आज देख रहे हैं, स्पेसिफिकली इंडियन केस की बात करते हैं, कि लेबर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज इम्प्रूव करने में हम स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वहां पे एआई इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। हम्म। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर मस्ट डील विद द कॉस्ट ऑफ प्लोरिफरेशन रेजिस्टेंस। तो मॉड्यूलर रिएक्टर बात होता है एसएमआर 300 मेगावाट से नीचे, स्मॉलर है, सेफ है, कन्वेंशनल से ज़्यादा सेफर है, फ्यूल कम खर्च होंगे तो वो सेफ ज़्यादा है, उसको आप कहीं भी स्टैब्लिश कर सकते हैं, कूलिंग कॉस्ट कम है, ऑपरेशनल कॉस्ट कम है, और हाई एनर्जी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल को यूज़ कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्राइवेटाइज द न्यूक्लियर पावर जनरेशन। तो रेडियो एक्टिव मटेरियल के लिए यूज होना चाहिए, तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को यूज कर सकते हैं, लेकिन वो आईईए के अंदर में काम करना चाहिए रिगार्डिंग द सेफ गार्डिंग और रिएक्टर। आईईए यूएन स्पेशल एजेंसी है, वो काम करते हैं विद रिगार्डिंग टू इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, और उनके जो सेफ्टी ऑडिटिंग इंस्पेक्शन सिविल न्यूक्लियर यूज के लिए काम करते हैं। इंडिया का न्यूक्लियर पावर सेक्टर बढ़ सकता है अगर हम लोग फ्यूल एफिशिएंसी फोकस करें और स्मॉल मॉडल रिएक्टर फोकस करें। लेकिन चांसेस, खाली इशू बस यही है कि प्राइवेटाइज करेंगे तो क्या वो सेफ रहेगा प्राइवेट सेक्टर के हाथ में। छोटे छोटे अमाउंट भी अगर अगर वेपन्स के कहीं और ट्रांसफर होगा तो दिक्कत हो सकता है, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूल ट्रांसफर करना अलग ही मैनेजमेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सिक्योरिटी एज वेल एज सेफ्टी। तो उसी पे क्वेश्चन होता है। ईरान बैक्ड एंटी यूएस एंटी इसराइल ग्रुपिंग कंप्राइजिंग हमास हेजबोल्ला ह्यूथी, ह्यूथी यमन में, हमास गाजा, हेजबोल्ला ये लेबनान में। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बोला जाता है इनको तीनों को। और कोलेशन वाज फॉर्म्ड आफ्टर ईरानियन रेवोल्यूशन 1979। ईरान शिया है, तो दे ऑलवेज टॉक अबाउट कि जो सुन्नी मेजोरिटी सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, दे आर यूएस बैक्ड, यूएस के पॉन है। अल्टीमेटली जो मुस्लिम वर्ल्ड में सबसे पावरफुल है वो सीआई ईरान है, और उनके पास मिलिट्री है 40 to 30,000। तो दे हैड अटैक्ड इसराइल फ्रॉम लेबनन, और इसराइल ने वापस से स्ट्राइक किया डीप इनटू लेबनन कल ही। तो दिखाया है कि द वाइडनिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट
का उसमें एक एस्पेक्ट आता है। हूदी से पहले से बात कर लिए, अभी हिजबुल्लाह ने अटैक किया, हमास से हो ही रहा। एंटी कन्वर्जन लॉ इन यूपी, उत्तर प्रदेश बात कर रहे हैं रिगार्डिंग एंटी कन्वर्जन लॉ 4 साल पहले बात किए थे 2001 में, 2021 में। और उसमें बोला है कि इट पिनल प्रोविजन जो है इट इज नॉट सफिशिएंट टू प्रिवेंट कंट्रोल ऑफ रिलीजियस कन्वर्जन, मास कन्वर्जन पीपल, SC ST पर्टिकुलर ग्रुप के लिए। स्ट्रिक्ट बेलिंग कंडीशन है, कोर्जन होता है, एलुरमेंट और फ्रॉडलेंट होता है। पनिशमेंट भी ओवरऑल बढ़ाया गया है, 7 to 14 years इम्प्रिजमेंट है, 10 लाख रुपए फाइन भी है। अलग अलग जगह पे, गुजरात, मध्य प्रदेश, सब जगह भी है। तो सिटीजन फॉर जस्टिस एंड जमात उलमा हिंद, दे हैव चैलेंज द लॉ कि एंटी कन्वर्जन उनके लिए कुछ माइनॉरिटी उनको पर एक तरह से फोकस किया जाएगा, आर्बिट्री यूज किया जाएगा। तो क्या ये आर्टिकल 21 का वायलेशन है, आर्टिकल 26 का वायलेशन है। लेकिन ये जो बिल है ये एंटी कन्वर्जन बिल है, ये असली बिल का नाम है। और भी जो बिल का नाम जो दिया जा रहा था अकॉर्डिंग टू द मीडिया वो गलत था। तो ऐसा पॉसिबल है एंटी कन्वर्जन होना, तो इसमें डायरेक्टली लिखा हुआ है कि अगर एलोरमेंट दिया जा रहा है, फियर ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, असॉल्ट, प्रोमिसेस ऑफ इंस्टिगेटिंग मैरिज, इंड्यूसिंग माइनर विमेन एंड पर्सन टू ट्रैफिक, सेल्स देम, तो एग्जैक्टली दिया हुआ है इसमें। कोर्सन यूज कर रहा है, फ्रॉडलेंट मीन्स यूज किया जा रहा है। तो परख, स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी अंडर NCERT, they are talking about equivalence report. Academic standard across the school boards can be made analogous. 69 स्कूल बोर्ड इन इंडिया है, स्टेट बोर्ड, CBSE, ICSE, NIOS, सबसे बड़े बोर्ड हो गए। फिर मदरसा बोर्ड है। करिकुलम में, एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग में सबको ज़्यादा है बाकी लोग से, कुछ कुछ ज़्यादा है, अच्छे है बाकी लोग से। असेसमेंट में, एडमिशन में, करिकुलम में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो रिकमेंडेशन दिया गया कि हम लोग फोकस कर सकते हैं विथ रिगार्डिंग टू ओवरऑल स्टूडेंट एवेल्युएशन, टीचर्स असेसमेंट, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर, पीरियोडिक रिव्यू कर सकता है एफिलेटेड स्कूल का, नेशनल करिकुलम फॉर स्कूल एजुकेशन, इस पे फोकस कर सकते हैं। तो दोनों के भी डिफरेंसेज है, स्टेट बोर्ड, CBSE कैसे कम कर सकते हैं, उससे बात की। प्लेन कैसे क्रैश किया इन काठमांडू, तो विंग स्टॉल इसको एक बोला जाता है। कहीं ना कहीं यहाँ पर एंगल ऑफ लिफ्ट और जो ड्रैग रेशियो है, फ्रिक्शन है, एयर का मूवमेंट है, उसी कारण नहीं द एयरप्लेन है ग्लाइडेड बियॉन्ड द रनवे और ये क्रैश हो गया। मैरिड वुमेन ऑप्टिंग आउट फॉर वर्क और बीइंग पुश्ड, एक एक कंपनी में थे इंडिया में, हाई फ्लैम में एक रिपोर्ट भी आती है इसमें मैरिड वुमेन को नहीं लेने का बात कर रहे थे। फॉक्सकॉन केस हुआ था ना, उसमें मैरिड हाँ वुमेन्स ठीक है, को फॉक्सकॉन केस में हुआ था ऐसा। तो वैसा और भी केसेस है इसमें, मैरिड वुमेन दे आर ऑप्टिंग आउट फॉर वर्क, इवन द MBA graduate from IIM, highly skilled, ambitious, they spend much of their youth preserving the education and jobs। तो स्टोरी क्या है, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि एक तो है कि ट्रांसफर ऑफ जॉब्स, हस्बैंड, पेरेंटल केयर और ग्रोइंग यूज ऑफ IVF फॉर चाइल्ड बर्थ। वर्क फोर्स मैरिज स्टोरी की, आप घर में भी काम कर रहे हैं, बाहर भी काम कर रहे हैं, तो एक बर्डन है, अनपेड वर्क है, उसी कारण ये चैलेंजेस आता है। प्लस जो एक स्टिग्मा है विथ रिगार्डिंग टू मैटरनिटी लीव,
मैटरनिटी को देखा जाता है एक वेकेशन रादर देन कि वो एक एसेंशियल पार्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी। फिर बोनस या प्रमोशन में भी प्रेगनेंसी या मैटरनिटी लीव पे बात होता है कि कितने वर्क आवर आप दिए हैं, तो वो चैलेंज जो तो है। तो प्रेगनेंसी या फैमिली ऑब्लिगेशन सीन एज हैंडिकैप। Some jobs are more demanding roles for profit organization, bosses, flexible work hour। तो कैसे फोकस कर सकते हैं? हाँ, दूसरा एक और है कि कैसे कर सकते हैं। तो अगर मैटरनल लीव होता है उसके बाद फिर एक कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। एम्प्लॉयज शुड टेक अ मोर सपोर्टिव मेजर। फ्लेक्सिबल वर्क आप होना चाहिए, घर से भी आप काम कर सकते हैं। तो इसका एस्पेक्ट है। इसमें मेल सेंट्रिक का जो रोल है घर के अंदर में, उनका भी एक कहीं ना कहीं दायित्व बनता है कि वो भी हेल्प करे, वो भी पार्टिसिपेट करे विद रिगार्डिंग टू द फैमिली वर्क। और बस, आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड। थैंक यू एवरीवन। We will take up next set of important articles tomorrow. Do subscribe to Ansarkari.